नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए यानी कि रोजगार विद अंकित के फाउंडर हैं। इन्होंने दोस्तों यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर निकाले थे प्रैक्टिस सेट के रूप में। यूपी पुलिस का पेपर दोस्तों फिनिश हो गया और यूपी पुलिस के पेपर में हम लोग मात्र 4 या 5 प्रैक्टिस सेट दोस्तों पूरे कर पाए थे। उसके बाद से जब से यूपी पुलिस का पेपर फिनिश हुआ, मैं पर डे आप लोगों के लिए एक दिन जीके, एक दिन हिंदी और एक दिन मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया करता हूं उसी प्रैक्टिस सेट से। आज हम लोग 14 नंबर के मॉडल पेपर में पहुंच गए हैं, जो कि हर एक वनडे एग्जाम, जो कि अभी यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है और भी बहुत सारी वैकेंसियां, जैसे कि टीचर की वैकेंसी अभी 60,000 लगभग प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में निकलना। तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली होती हैं ये क्लासें। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से कवर कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वाला सेशन। दोस्तों आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 38। हम लोगों ने दोस्तों आज 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक इस सेशन में कंप्लीट करा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग यानी कि फर्स्ट वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा खाली स्थान की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग, दोस्तों प्रथम वित्त आयोग की मतलब जो गठन है वो 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया था। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए, कब? 22 नवंबर 1951 ईस्वी को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए केसी नियोगी को, जिन्होंने दोस्तों केसी नियोगी को जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो इन्हीं के द्वारा 6 अप्रैल 1952 ईस्वी को क्या किया गया? औपचारिक रूप से वित्त आयोग का मतलब गठन कर दिया गया। ठीक है, औपचारिक रूप से वित्त आयोग की घोषणा कर दी गई। हमारे संविधान में दोस्तों पूछता है कि बताइए वित्त आयोग हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी के द्वारा फर्स्ट वित्त आयोग मतलब घोषित किया गया, यानी कि फर्स्ट औपचारिक वित्त आयोग को घोषित किया गया। 22 नवंबर 1951 ईस्वी को राष्ट्रपति के आयोग के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 124 यानी कि 124। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन सी जीएसटी विधेयक या ऑप्शन डी सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोस्तों क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो कि सामान्य वर्ग में है, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम, ठीक है, उनके लिए दोस्तों 10% आरक्षण का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर किसमें? 15 और 16 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में इसके अंतर्गत 10% आरक्षण का प्रावधान 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया। ये दोस्तों जब संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दे दिया गया और यह 103वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लागू हुआ। कौन से? 103वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लागू हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा लेंगुला नरसिंह देव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? राजा का नाम क्या है? राजा का नाम है राजा लेंगुला नरसिंह देव। कह रहा है कि इनके द्वारा बताइए कौन सा मंदिर बनवाया गया था? ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर, यही दोस्तों आगे आप जाने की जरूरत नहीं है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से ब्लैक पैगोडा, इसी के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है, ये ब्लैक लिखा हुआ है। और जो राजा लेंगुला नरसिंह देव है, इनको दोस्तों नरसिंह देव प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, राजा लेंगुला देव को। ये दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये उड़ीसा राज्य के पुरी में बना हुआ है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में बना हुआ है।
लगभग दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, सब कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया। नरसिंह देव प्रथम, राजा लंगूला नरसिंह देव को कहा जाता है। उड़ीसा के पुरी में दोस्तों स्थित है, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की थी? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिरिल रेड क्लिफ। क्या नाम था? सिरिल रेड क्लिफ। इन्हीं के द्वारा दोस्तों सीमा आयोग का गठन किया गया 17 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सीमा आयोग का गठन किया गया सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और इन्हीं नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको सिरिल कहा जाता है, मतलब सॉरी रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। हमसे पूछता है कि इंडिया और चाइना के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? किसको? इंडिया और चाइना के बीच, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डूरंड रेखा। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का नया, मतलब मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 ईस्वी में हुई थी, आप लोग ये पहले सबसे याद रखिए। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था। किसमें? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कह रहा है कि मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद रजा खान, इसको बनाया गया था मुर्शिदाबाद का नया उपदीवान इलाहाबाद की संधि के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा शहर और उसके किनारे बसी नदी गलत सुमेलित है? 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। गलत वाला हमसे पूछ रहा है। लखनऊ गोमती, ये तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बरेली रामगंगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है जौनपुर रामगंगा, दोस्तों यही गलत हो जाएगा। जौनपुर रामगंगा नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर भी दोस्तों गोमती नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो दिया हुआ है जौनपुर, वो रामगंगा नदी किनारे नहीं है, वो गोमती नदी किनारे है। मुरादाबाद रामगंगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन का है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। दोस्तों सूर्य का लगभग 70 से लेकर के 74% भाग ये हाइड्रोजन से बना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे बना है? हाइड्रोजन से। और दोस्तों जो सूर्य का गोला है ये गैस और प्लाज्मा का गोला है। इसका गैस और प्लाज्मा का एक बड़ा गोला है। गैस और प्लाज्मा का एक बड़ा गोला है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के केंद्र पर किसकी अभिक्रिया होती रहती है? दोस्तों सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया परमानेंट होती रहती है। इसकी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ये सूर्य में परमानेंट अभिक्रिया होती रहती है। यही सूर्य की एनर्जी का क्या है? मुख्य कारण है। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सूर्य की एनर्जी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दे देता है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी मतलब दे देगा नाभिकीय संलयन, और अलग अलग दे देगा। तो नाभिकीय संलयन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट तो है ही। कितने मतलब राज्यों से भारत के समुद्र तट की सीमा लगती है? 9 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। अरब सागर में कुछ राज्य मतलब जुड़ जाते हैं, और बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 9 राज्य हैं जो कि लगते हैं समुद्र की मतलब तट से। नंबर 1 में आ जाता है गुजरात से हम लोग शुरू करेंगे। नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा नंबर 3 में गोवा, नंबर 4 में गोवा के बाद आ जाएगा कर्नाटक, नंबर 5 में कर्नाटक के बाद आ जाएगा केरला, क्या आ जाएगा केरला। उसके बाद नंबर 6 में आ जाएगा तमिलनाडु, नंबर 7 में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, नंबर 8 में आ जाएगा ओडिशा और नंबर 9 में क्या आ जाएगा, नंबर 9 में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9 राज्यों से लगती है भारत के समुद्र तट की सीमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 कह रहा है फिलिप्स वक्र यानी कि फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए आय और कर के बीच यानी कि इनकम और टैक्स के बीच, ऑप्शन बी महंगाई और बेरोजगारी के बीच। दोस्तों यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महंगाई और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र क्या, इसकी मतलब फिलिप्स वक्र को 1900 कब फिलिप्स वक्र को 1958 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। कब, 1958 ईस्वी में। इनका नाम था फिलिप, मतलब जॉन फिलिप। ये दोस्तों न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया गया था, तो इन्हीं के नाम पर इसको फिलिप्स वक्र कहा गया। इसमें इन्होंने क्या है कि इसमें इन्होंने व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाया है। किसको, उल्टा जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, उसको दर्शाया है। इसमें क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है, यही इन्होंने मतलब बताया है। क्या बताया है कि जब बेरोजगारी, मतलब सॉरी यहाँ पे बेरोजगारी नहीं, महंगाई, कि जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई मान लो ये बढ़ गई, तो बेरोजगारी क्या होगी कि बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल मतलब सॉरी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलिप्स वक्त बताता है कि महंगाई जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी हमारी कम हो जाएगी, वो भी किसमें, अल्पकाल में, यानी कि बहुत ही कम समय में। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्ट का संरक्षक कौन है, विदेशी मुद्रा भंडार का। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई या ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आरबीआई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ये क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ये स्वर्ण भंडार का और जो एसडीआर यानी कि सॉलिड लिक्विड रेशियो वाला होता है, उसकी क्या होता है ये, मतलब संरक्षक यानी कि रक्षण प्रदान करता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, इसके आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिनी गुणांक का मान 0 होने का क्या अर्थ है। गिनी गुणांक का मान कह रहा है 0 होने का क्या अर्थ है। गिनी गुणांक यह क्या होता है कि यह लॉरेंज वक्र से प्राप्त किया जाता है। किससे, यह लॉरेंज, यह लॉरेंज वक्र से प्राप्त किया जाता है। क्या, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का क्या होता है कि यह 0 से लेकर के 1 के बीच में मान प्रदर्शित करता है। किसमें, 0 से लेकर 1 के बीच में। उसने हमसे कहा कि जब गिनी गुणांक 0 होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है पूर्ण समानता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण समानता होती है जब गिनी गुणांक 0 होता है, और पूर्ण असमानता कब होती है, जब गिनी गुणांक का वैल्यू 1 होती है, तब क्या होती है, तब पूर्ण असमानता होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत में प्रथम डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। डिजिटल बजट ये दोस्तों कोरोना के बाद 2021 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बही खाते के स्थान पर टैबलेट से बजट को पढ़ा गया था। किसमें, बही खाता के स्थान पर
बही खाते के स्थान पर, बही खाते के स्थान पर टैबलेट, किससे? टैबलेट से बजट पढ़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो अब 2021 में पहला डिजिटल बजट कोरोना के बाद वो पेश किया गया 2021 में, जो कि टैबलेट से पढ़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? पीएम मित्र पार्क, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और हरदोई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएम मित्र पार्क कहां पर? हरदोई पर और लखनऊ में इसकी स्थापना किया जाता है। ये क्या है? ये मेगा टेक्सटाइल पार्क है। पीएम मित्र पार्क है जो, वो क्या है? मेगा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा पार्क। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क यानी कि कपड़ा पार्क है। इसमें क्या है कि इसमें क्या फॉर्म टू फैशन विजन को साकार करना है। इसको फॉर्म टू फैशन मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि पीएम मित्र पार्क किससे रिलेटेड है, तो पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? रक्त का थक्का, तो दोस्तों प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स, ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है। यही होती हैं, क्या होती हैं? रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि रक्त बहता रहता है। हमसे पूछता है कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण ये होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर फॉइल, फ्यूचर को जो फ्यूल है वो किसे कहा जाता है? वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, यानी कि जो फ्यूचर का फ्यूल है वो इसी को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो है वो कैलोरी मान भी अधिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का कैलोरी मान वो अधिक होता है। और क्या है कि ये CO2 यानी कि जो प्रदूषण है वो बिल्कुल कम यानी कि नहीं के बराबर उत्सर्जित करती है। ये मान लीजिए कि नहीं, इससे क्या होता है कि इससे प्रदूषण एक भी नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को हाइड्रोजन का यूज बढ़ाते जाना है। कैलोरी मान इसका सबसे ज़्यादा, और क्या होता है कि जलने पर प्रदूषण भी यानी कि CO2 भी बहुत कम उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन मेथेन, ये मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? भविष्य का ईंधन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का दीप नृत्य किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है? दीप नृत्य, ये दोस्तों अहीर संप्रदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीप नृत्य ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों किया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जो दोस्तों अहीर होते हैं, इनको अहीर को यादव कहा जाता है। ठीक है, ये यादव समुदाय से रिलेटेड होता है अहीर। और इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने सिर में, कहां पर? सिर के ऊपर, सिर के ऊपर नर्तक थाली रख करके डांस करता है। थाली रखकर दीपक भरे हुए, फिर क्या होता है? फिर डांस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरधना महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? सरधना महोत्सव, ये दोस्तों सरधना महोत्सव मेरठ जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरधना महोत्सव, सरधना महोत्सव सरधना जिला मतलब सॉरी मेरठ जिले के सरधना कस्बा में आयोजित किया जाता है। यह दोस्तों बेगम समरू के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? बेगम समरू, बेगम समरू के द्वारा, एक कैथोलिक चर्च, बेगम समरू
क्या, एक कैथोलिक चर्च बनवाया गया था। इसी चर्च में क्या होता है कि ईसाइयों का बहुत बड़ा मेला लगता है। किसका? ईसाई का मेला, ईसाई समुदाय का ईसाई समुदाय का बहुत बड़ा मेला लगता है, सरधना महोत्सव। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरधना महोत्सव कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो सरधना महोत्सव ईसाई धर्म से रिलेटेड मेला है। इसमें क्या, नवंबर महीने में ये मेला लगता है मेरठ जिले में हर वर्ष। ठीक है, बेगम समरू के द्वारा कैथोलिक चर्च बनवाई गई थी, उसी चर्च में ईसाई समुदाय का मेला लगता है, सरधना महोत्सव उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्च करने और वेबसाइट देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है? इंटरनेट को सर्च करने और कह रहा है कि वेबसाइट्स देखने की सुविधा देता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको वेब ब्राउजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर ये क्या है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो हम लोगों को मतलब HTTP के माध्यम से हम लोगों को जो हमारी इमेज है, जो हमारे चित्र हैं, वो हमको हमारी वेबसाइट्स में देखने में सुविधा प्रदान करा देता है, वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर कह रहा है कि वाईफाई का उपयोग करते समय हैकर्स द्वारा असली नेटवर्क जैसा ही एक नकली वाईफाई नेटवर्क बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? जैसा ओरिजिनल वाईफाई होता है, हैकर उसको असली नेटवर्क जैसे ही एक नकली वाईफाई नेटवर्क बना देता है। तो कह रहा है कि उस तकनीक को क्या कहा जाता है? उस तकनीक को एविल ट्विन, ट्विन मीन्स जुड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जुड़वा, यानी कि एविल ट्विन। एविल मीन्स बुराई और ट्विन मीन्स जुड़वा, जुड़वा बुराई। ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का साइबर हमला है। कैसा है ये साइबर हमला है। इसमें क्या करता है कि इसमें जो हैकर होता है, वो मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि सेम टू सेम ओरिजिनल वाईफाई की तरह नकली वाईफाई नेटवर्क बना देता है। इसको एविल ट्विन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के किस ऐतिहासिक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा तथा अधिकारों में समान है? क्या है कि सभी मनुष्य जो जिसने भी जन्म लिया है वो जन्म से स्वतंत्र है और गरिमा और अधिकार में समान है। ये हमसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये दोस्तों अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों जो मानव अधिकार थे, ये 1948 ईस्वी में यूएन द्वारा अपनाए गए थे। 1948 में यूएन के द्वारा। इसमें क्या था, इसमें बताया गया कि जो सभी मनुष्य हैं वो जन्म से स्वतंत्र और गरिमा तथा अधिकारों से समान होंगे। अनुच्छेद नंबर 1 में ही ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन का है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, यानी कि टॉप पर है? तो नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? नल्ला पाकिस्तान। ये क्या है कि ये टॉप पर है। अभी जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आई है, हमसे पूछता है कि ये बताइए कि ये सूचकांक जारी कौन करता है? दोस्तों इंटर मतलब इसको जारी करता है इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है। और दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, ये हमसे जरूर पूछ सकता है। इंडिया की रैंक दोस्तों आई है 13 नंबर की। 13वें नंबर में दोस्तों प्रभावित है इंडिया भी आतंकवाद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वीडियो गेम खेलने वाले और ऑनलाइन गेमर्स के बीच संवाद के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सबसे लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म कौन सा है? वीडियो गेम खेलने वाले और ऑनलाइन गेमर्स के बीच जो संवाद होता है, यानी कि जो आपस में बातचीत होती रहती है, कह रहा है कि उसको डिजाइन किया गया तो सबसे लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो दोस्तों डिस्कॉर्ड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये क्या है कि ये वीडियो कॉलिंग मतलब
वीडियो भी उसमें चलता रहता है, वॉइस कॉलिंग भी होती रहती है और टेक्स्ट भी होता रहता है। ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन ऐप है। कैसा दोस्तों? कम्युनिकेशन ऐप, यानी कि संचार का साधन है ये, ठीक है, जुड़ने का साधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन सी चेन्नई। दोस्तों माया नगरी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों भारत की नेशनल कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? वो तो राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमसे पूछता है कि भारत की फाइनेंस कैपिटल क्या है? तो फाइनेंस कैपिटल दोस्तों वो मुंबई हो जाती है। कौन सी? फाइनेंस कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी हम लोग उसको कहेंगे, तो वो कौन सी है? वो मुंबई ही होती है, ठीक है। तो मुंबई का एक ये क्वेश्चन कि मुंबई आर्थिक राजधानी है, और एक ये क्वेश्चन कि भारतीय सिनेमा संग्रहालय कहां पर स्थित है? वो भी मुंबई में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 2019 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुवैती दिनार किस मध्य पूर्वी देश की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैती दिनार, उसमें कुवैत लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी कुवैत क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुवैती दिनार क्या है? कुवैत की ये आधिकारिक मुद्रा है। ये दोस्तों इस समय वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार में सबसे मूल्यवान मुद्रा है। वर्ल्ड में सबसे मूल्यवान मुद्रा है इस समय कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार की दोस्तों कीमत भारत में पता है कितनी है? एक कुवैती दिनार, इसकी कीमत है लगभग 312 रुपए से लेकर के 316 रुपए तक। सॉरी, 312 कह रहा हूं, 272 रुपए से लेकर के 316 रुपए तक। ये है एक कुवैती दिनार की लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम में कीमत। हम लोगों को ये याद रखना है कि सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान मुद्रा इस समय प्रेजेंट टाइम में कुवैती दिनार है, जिसकी कीमत 272 रुपए से लेकर के 316 इंडियन रुपए के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मालदीव यानी कि मालदीव्स की राजधानी क्या है? मालदीव्स की हमसे राजधानी पूछ रहा है। इसकी राजधानी माले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट लुइस, ये दोस्तों मॉरिशस की राजधानी है। इसकी मॉरिशस, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है विक्टोरिया, ये दोस्तों सेशेल्स की राजधानी है। इसकी है सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। उसके बाद दिया हुआ है सुआ, ये सुआ दोस्तों फिजी की राजधानी है। इसकी फिजी की राजधानी है सुआ। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, और हमसे मालदीव की पूछा था तो मालदीव्स की हो जाएगी माले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस सबको पता है कि ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1988 ईस्वी में WHO के द्वारा की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष 1988 से विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था UNHCR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, ये तो सबका है। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल नेटवर्क है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये तो नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थियों की एक संस्था है, UNHCR, ठीक है। इसकी शरणार्थियों की एक संस्था है। 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, UNHCR की। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर
66 ईस्वी को की गई थी। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए। इसमें दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 68 सदस्य देश हैं। कितने? 68 सदस्य देश हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। 68 सदस्य देश इसमें प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य कुल शहरी जनसंख्या यानी कि एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन संख्या के आधार पर के मामले में पहले स्थान पर है? कुल शहरी जनसंख्या के मामले में, वो भी कह रहा है कि ऑब्सोल्यूट यानी कि एक एक आदमी, उसके स्थान पे हमसे कह रहा है कि बताइए कि सबसे पहले स्थान पर कौन है। दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 5.08 करोड़ लोग, इतने लोग महाराष्ट्र के शहर में रहते हैं। और नंबर 2 में हमसे पूछ सकता है कि सेकंड नंबर में किसका स्थान आता है, तो सेकंड नंबर में म्हारो यूपी यानी कि म्हारो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल। दोस्तों अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, केरल या केरलम यही हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह केरल यानी कि केरलम में स्थित है। पलक्कड़ जिला में, कहां पर दोस्तों? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट यानी कि पलक्कड़ जिला, ये भी याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 दोस्तों कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय खेल से है, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम यानी कि 24 ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों अभी तक क्या कह रहा था कि मतलब 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थानों को ऑनलाइन करने और अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को एक साथ जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना CCTNS का पूर्ण रूप क्या है? CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों जो पूरे भारत के यानी कि पूरे देश के 15,000 प्लस पुलिस स्टेशन है, उन सभी को क्या करना है कि एक ही उसमें एक ही माध्यम से जोड़ करके सभी स्टेशनों को, और फिर हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी हमारे ये क्राइम और क्रिमिनल के केस होते हैं उन सभी का हम लोग एक साथ में उसका पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CCTNS का फुल फॉर्म, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये दोस्तों ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत स्टार्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग की कौन सी विशेष इकाई कार्यरत है? भ्रष्टाचार, दोस्तों सतर्कता अधिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है कि भ्रष्टाचार से सतर्क रखना है, इसी वजह से सतर्कता अधिष्ठान लागू किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सतर्कता अधिष्ठान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यामा नामक कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार,
साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या है ये? कविता संग्रह है, यामा कविता संग्रह। हमसे पूछता है कि महादेवी वर्मा कौन से युग की मतलब कवयित्री हैं, तो ये छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। छायावादी युग की फेमस कवयित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जल सकारात्मक स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? जल सकारात्मक। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंप गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अभी जल सकारात्मक स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। फर्स्ट है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? फर्स्ट है ना, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर कह रहा है कि किस राज्य के पारंपरिक याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? याक चुरपी क्या है? ये दोस्तों याक चुरपी एक पनीर है। पनीर का नाम है दोस्तों याक चुरपी। ये अरुणाचल प्रदेश की पनीर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की पनीर याक चुरपी को अभी जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि रोहित शर्मा ने किस क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में यानी कि ओडीआई में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? क्या सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी एबी डिविलियर्स, ऑप्शन सी मार्टिन गप्टिल या ऑप्शन डी शाहिन अफरीदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहिद अफरीदी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहिद अफरीदी को दोस्तों अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि ओडीआई में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? क्या सबसे ज्यादा रन ये किसके हैं ओडीआई में? उसके बाद पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं ओडीआई में? ये भी हम लोगों से पूछ लेता है। और हमसे पूछ लेता है कि बताइए सबसे ज्यादा शतक किसके हैं ओडीआई में? ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझको दीजिए। तो सबसे ज्यादा रन वो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर के। ठीक है, रनों के मामले में सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा विकेट ये हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका का बॉलर था, स्पिनर बॉलर। सबसे ज्यादा शतक ये हो जाएंगे विराट कोहली के। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक, टॉप 40 क्वेश्चन ही आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अब आप लोगों की बारी आ गई है। अब अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग पर डे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासें आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या है 2026 में जो सिलेक्शन का सपना है वो बिल्कुल पूरा हो जाए। तो आप लोग दोस्तों क्लास को अच्छे से कवर कीजिए और अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। और जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप लोग सिर्फ क्लास को लेते रहेंगे, नहीं भी याद करेंगे, तो वो क्वेश्चन अपने आप मतलब देखने में याद आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।